नमस्कार। जीके क्विज ट्रैकर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा अभी वर्तमान में चल रही है, जिसमें साइंस के काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उन्हीं प्रश्नों के आधार पर ये संभावित प्रश्नों को लेकर के मैं आया हूँ। ये सभी प्रश्न इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आपको आगे आने वाली किसी न किसी शिफ्ट में ये जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? देखिए, कार्य की अगर हम बात करें तो कार्य एक अदिश राशि है। आपको ये याद रखना है, कार्य जो है एक अदिश राशि है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप जो की पॉइंट हैं, की फैक्ट हैं, इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें भी आप याद करके चलेंगे। साथ में ही आपको ये याद रखना है कि ये जो है इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन मीटर होता है, ये आपको याद रखना है। और इस न्यूटन मीटर को ही जूल बोलते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल है, अदिश राशि है। और ये भी साथ में याद रखना है, जूल जो है ऊर्जा का मात्रक भी है। दूसरा प्रश्न है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आवृत्ति को किस में मापा जाता है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो आवृत्ति होती है इसे हर्ट्ज में मापते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए है, यानी कि ये हर्ट्ज में मापी जाती है। साथ में ही आपको कुछ फैक्ट याद रखने होंगे, जैसे आवृत्ति का जो एसआई मात्रक है ये हर्ट्ज है। साथ में ही मनुष्य जो होता है, मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। यहाँ से याद रखेंगे आप, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है और जो सामान्य मनुष्य है ये 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनियों को सुनने में सक्षम होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, आप याद रखेंगे साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यानी कि सोनार को। ठीक है, जो सोनार होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये इसका पूर्ण, ये देखिए ये सोनार है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका प्रयोग जो है किसी भी समुद्र में डूबी हुई या किसी जल में डूबी हुई वस्तु की गहराई का पता लगाने के लिए किया जाता है। ये जो है पराश्रव्य तरंगों के आधार पर खोज की जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है, ये पूछा गया है। तो देखिए, ऊर्जा संरक्षण जो है, ऊर्जा संरक्षण का एक मूल सिद्धांत है, उसके अनुसार ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, यानी कि ऊर्जा का ना सृजन होगा और ना ही विनाश होगा, केवल एक से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहेगी। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत कौन सा है? तो देखिए, जब भी आपसे ऐसा प्रश्न बने, हाइड्रोलिक ब्रेक हो या फिर हाइड्रोलिक लिफ्ट हो या फिर हाइड्रोलिक प्रेस हो, इन सभी में पास्कल का नियम कार्य करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वह कौन सा है? तो देखिए, जो प्रकाश तंतु होता है ये कांच यानी कि सिलिका या प्लास्टिक से निर्मित अत्यधिक पतली बेलनाकार खोखली नलिका होती है। ठीक है, और ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, जब लेजर किरणों के द्वारा फोटोग्राफी की जाती है तो उन फोटोज को हमें होलोग्राफी तकनीक के माध्यम से 3D यानी कि 3 डायमेंशनल में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस तकनीक का नाम है होलोग्राफी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ पर बनता है? तो देखिए, जब भी प्रतिबिंब बनने की बात करेंगे तो एक तो आप याद रखेंगे कि ये छोटा बनता है, यानी कि जितनी वस्तु देखी गई है उससे छोटा बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, छोटा है और उल्टा है, ये आपको याद रखना है। साथ में ही ये भी याद रखना है कि ये कहाँ पर बनता है, तो ये बनता है रेटिना पर, यानी कि दृष्टि पटल पर। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, डिजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होता है? तो जो डिजर्ट कूलर होते हैं इनमें होता क्या है कि ये पानी के बाष्पीकरण के द्वारा जो वायु होती है उसे ठंडा कर देते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बाष्पन शीतलन के द्वारा।
यानी कि बी। अगला प्रश्न है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। तो देखिए, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो जो ध्वनि होती है ये लगभग 30 डेसिबल उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर वी है। अब मैं कुछ जानकारी और देना चाहूँगा। जब जेट विमान कार्य करता है यानी कि चलता है, तो जेट विमान चलता है तब उस समय जो है वहाँ से हमें लगभग 140 से 150 डेसिबल की ध्वनि प्राप्त होती है। ऑर्केस्ट्रा जब चलता है तो ये ऑर्केस्ट्रा भी 110 से 120 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करता है। ट्रक या मोटरसाइकिल जब चलती है तो 100 से 110 की डेसिबल की ध्वनि हमें उत्पन्न होती है। अगर हम बात करें साधारण बातचीत की तो ये लगभग 30 से 60 डेसिबल के मध्य में होती है। और जब हम कहते हैं ना कि फुसफुसाहट कहीं होनी हो, यानी कि कानों कान खबर न लगने वाली बात भी 15 से 20 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न कर देती है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है। देखिए, जब परमाणु की बात करें तो परमाणु के नाभिक में एक होता है प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज करता है, यानी कि एक होता है प्रोटॉन जो पॉजिटिव रहता है, और न्यूट्रॉन जो होता है ये न्यूट्रल रहता है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये नेगेटिव चार्ज रखता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है बाहर होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही ये केंद्र में के नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो ये जो दोनों होते हैं इन्हें कहते हैं न्यूक्लियस। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, यानी कि न्यूक्लियस जो होता है ये परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा है। अगला प्रश्न है, रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। तो देखिए, रेत और नेपथलीन का जो मिश्रण होता है, आपने सुना होगा कि कुछ जो ठोस होते हैं वो सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि वो तरल माध्यम में नहीं जाते, सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ वाष्प होते हैं जो सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो उन्हीं के उदाहरण हैं रेत, नेपथलीन, और ये सभी जो होते हैं ये होते हैं सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो देखिए, इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी होगी। तो जो ट्रिक है ये है OCaLO। ठीक है, ये ट्रिक आपको याद रखनी है, OCaLO। ठीक है, ऐसे ही मैंने याद किया था तो आपको भी ऐसे याद रखना है। O से है ऑक्सीजन जो भूपर्पटी पर 46.8% तक पाई जाती है। ठीक है, 46.8% तक ये जो है पाई जाती है, तो ये आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें सिलिकॉन की तो ये 27.7% तक पाई जाती है भूपर्पटी पर, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी की ये 2 का प्रतिशत आपको याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है। हालांकि एल्यूमिनियम लगभग 8% है, और अगर आयरन यानी कि लोहा की बात करें तो ये 5% तक है। OCaLO ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा ये भूपर्पटी पर पाए जाने वाले तत्व हैं। तो आपको यहाँ याद रखना है सबसे अधिक कौन सी है। तो सबसे अधिक है 46.8% ऑक्सीजन, जो राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, मोती की जो रासायनिक संरचना है वह क्या है। तो देखिए, मोती जो है इसे बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो ये 80 से 90% तक इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है मोती में, और 2 से 4% इसमें जल होता है। 1 से 10% तक कांचियोलिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। तो मोती में ये संरचनाएं होती हैं, आप ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये किसका बना होता है। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कुछ फैक्ट जो महत्वपूर्ण हैं उन्हें जान लीजिएगा। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पूछा जा सकता है आपसे, तो आप याद रखेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, इसका सूत्र आपसे पूछा जा सकता है CaSO4 1/2H2O। ठीक है, ये किसका बना होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे जिप्सम। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, यानी कि ये जिप्सम का बना होता है। अगला प्रश्न है,
पीतल जो है ये निम्न में से किसकी मिश्र धातु है। ये तो आप सभी जानते हैं कि पीतल एक मिश्र धातु है, लेकिन ये किस किस से मिलकर के बनी होती है ये आपको याद रखना है। साथ में आपको याद रखना है एक ट्रिक, पिताजी, पिताजी से है, पी जो है ये डिनोट करता है पीतल को, ता जो है ये डिनोट करता है तांबे को, और जो जी है, जी यानी कि जस्ता को डिनोट करेगा। तो पिताजी आपको याद रखना है और इसका राइट आंसर याद रखना है बी यानी कि तांबा एवं जस्ता। तांबे की यहाँ प्रतिशत के मामले में अगर बात करें तो लगभग 70% तांबा होता है और 30% तक जस्ता इसमें होता है। अगला प्रश्न है हैवी वाटर, हैवी वाटर में क्या होता है। तो देखिए जब हैवी वाटर की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के स्थान पर एक आइसोटोप आ जाता है, उसी का आइसोटोप रहता है जिसका नाम है ड्यूटेरियम, यानी कि इसका राइट आंसर होगा बी, हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है हैवी वाटर में। अगला प्रश्न है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी जानते हैं, हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा हास्य गैस यानी कि लॉफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। तो देखिए N2O आपको याद रखना है, N2O, N2O जो है ये नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O ये हास्य गैस के रूप में जानी जाती है। इसे सूंघने पर हंसी आती है, ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि जब निश्चेतक की अवस्था करनी होती है चिकित्सा में तो इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हाइड्रोपोनिक्स क्या है। तो देखिए हाइड्रोपोनिक्स की बात करें तो ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें मिट्टी के बिना यानी कि भूमि पर बिल्कुल नहीं पौधे उगाए जाते हैं। तो भूमि पर पौधे नहीं उगाए जाते, यानी कि ये मिट्टी के बिना पौधे उगाने की एक ऐसी तकनीक है जिसे जल में पौधे उगाने के लिए जाना जाता है। तो आपको ये याद रखना है, और ये जब जल में उगाया जाता है तो ये जो खनिज रहते हैं, इन खनिजों को, पोषक तत्वों को ये विलयन के रूप में पौधे ग्रहण करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, इसमें मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, मृदा विहीन पादप संवर्धन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है। देखिए ये यहाँ पर पूछा गया है कि जो सच में मछली है वह बताना है। अगर हम स्टार फिश की बात करें, स्टार फिश, देखिए फिश और मछली पर न जाएं, यहाँ पर ये वर्ग से संबंधित बात होती है। तो स्टार फिश की अगर हम बात करें तो ये इकाइनोडर्मेटा समूह का ये जंतु है। और अगर हम जेली फिश की बात करें, जैसे ये जेली फिश है, तो जेली फिश की बात करें तो ये जो है ये सिलेंट्रेटा संघ का जंतु है, ठीक है। और अगर हम बात करें हैग फिश की, तो हैग फिश जो है ये साइक्लोस्टोमेटा जो समूह है उसमें आता है। समुद्री घोड़ा की बात करें तो आपको याद रखना है समुद्री घोड़ा या सी हॉर्स इसे बोला जा सकता है, लेकिन इसका ये एक शुद्ध हिंदी नेम है अश्वमीन, ठीक है, अश्वमीन। तो आप इस हिसाब से इसे याद रख सकते हैं कि ये वास्तव में हकीकत में ये मछली है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है। देखिए हीमोग्लोबिन जो रहता है, तो जब ये ऑक्सीजन लेते हैं तो ये इसका उपयोग हीमोग्लोबिन के प्रयोग न करने के कारण इनका रंग जो है, इनके ब्लड का रंग जो है रेड नहीं होता बल्कि रंगहीन होता है, या जिसे कह सकते हैं कि ये सफ़ेद होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी यानी कि तिलचट्टा। अगला प्रश्न है कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है। तो देखिए जो कुनैन है ये प्राप्त होती है सिनकोना के वृक्ष से, ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सिनकोना है, सिनकोना की छाल से हमें कुनैन की दवाई प्राप्त होती है, तो ये आपको याद रखना है। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि ये जो सिनकोना है ये वृक्ष आवृतबीजी पादप समूह में आता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा। और ये सिनकोना से जोड़ों के दर्द के लिए भी दवाई बनाई जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं। तो देखिए जो मरुभूमि के जो पादप होते हैं उनमें जल वाष्प की जो दर है ये अधिक होती है। तो ये जो नमी है यानी कि जल है उसको संचित रखने के लिए ये अपनी संरचना को मांसल यानी कि स्थूल बना लेते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न है पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं इनको
क्या कहते हैं? तो जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं इन्हें बोलते हैं मृदोद्भिद यानी कि हेलोफाइट। तो इसका राइट आंसर होगा वी। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? आप सभी जानते हैं कि जंतुओं की कोशिका या पेड़ पौधों की कोशिका में कुछ बेसिक अंतर भी होते हैं। तो उन्हीं में से अगर हम बात करें राइबोसोम, ये पादप और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाया जाता है राइबोसोम, लेकिन इसे आपको याद रखना है कि इसे प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये भी दोनों में पाया जाता है और इसे कोशिका के शक्ति घर के रूप में यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल के रूप में जाना जाता है। केंद्रक की बात करें तो ये कोशिका का मुख्य अंग होता है और इसे जो है कोशिका के प्रबंधक के रूप में जाना जाता है। सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज की जो कोशिका भित्ति होती है यानी कि ये पौधों में ही पाई जाती है और किसी में नहीं पाई जाती, यानी कि जंतुओं में नहीं पाई जाती। तो इसे याद रखना है कि ये जो सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति ये पौधों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? तो आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान के जनक की अगर हम बात करें तो इन्हें जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं इन्हें माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखिए मानव शरीर की अगर हम सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो आपको याद रखना है लीवर यानी कि यकृत। यकृत जो है लगभग 1.5 किलोग्राम का होता है, ठीक है। तो ये जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है तो आपको याद रखना है थायराइड ग्लैंड यानी कि अवटु ग्रंथि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? देखिए अगर हम बात करें कि गाय के दूध में सामान्य दूध में क्या होता है तो अगर हम बात करें दूध में जो है एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है केसीन, ठीक है। तो केसीन जो प्रोटीन होती है उसके कारण ही दूध सफ़ेद होता है, ठीक है। उसके कारण क्या होता है? दूध सफ़ेद होता है। लेकिन आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि इसके जो है हल्के पीले होने का कारण यानी कि जो गाय का दूध है ये हल्का पीला होता है तो ये इसका कारण है केसीन के साथ कैरोटीन, विशेष करके बीटा कैरोटीन। अगर आपसे नाम पूछा जाए तो आप याद रखेंगे बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन के कारण ही गाय का दूध हल्के पीले सफ़ेद रंग का होता है। अगला प्रश्न है और ये आज का अंतिम प्रश्न है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा किसमें सर्वाधिक होती है? तो देखिए अगर हम बात करें वसा की तो वसा में सर्वाधिक जो है प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा होती है, क्योंकि जो वसा है इसके 1 ग्राम जलने से या बर्न होने से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि सर्वाधिक जो है यूनिट कैलोरी की मात्रा ये वसा से प्राप्त होती है। वहीं अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में लगभग 4 किलो कैलोरी के आसपास ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ हमारे ये साइंस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो संभावित हैं आगे आने वाले शिफ्ट्स में आपको देखने को मिल सकते हैं, ये यहाँ समाप्त होते हैं। अगली वीडियो जो है प्रतिदिन आपको ऐसे ही मिलती रहेगी और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं तो आप इन्हें 1 से 2 बार देख सकते हैं। अगर आपको PDF प्राप्त करनी हो तो आप PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। साथ में ही आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो वो भी हमें बता सकते हैं ताकि हम उसके लिए आपको एक वीडियो उपलब्ध करवा सकें। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।